सुप्रभात। मैं नीलम झा, एक्स चीफ मैनेजर एंड फैकल्टी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी का बैंकिंग अपडेट चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज चर्चा का विषय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड कस्टमर्स ऑफ बैंक्स डायरेक्शंस 2025, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के मृत ग्राहकों के संबंध में क्लेम सेटलमेंट के दिशा निर्देश 2025। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। ये निर्देश सभी प्रकार के जमा खातों, लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं पर लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार मृतक खाता धारकों के दावों का निपटान अब बैंकों द्वारा दावे की प्राप्ति के तारीख से एक पखवाड़े यानी 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। बैंकों द्वारा सभी डॉक्यूमेंट्स पाने के बाद भी यदि सेटलमेंट में देरी हो तो जुर्माने का प्रावधान किया गया है। क्लेम सेटलमेंट में देरी होने पर जमा खातों में जो अमाउंट है उस पर बैंक रेट प्लस 4% की दर से बैंकों को ब्याज का भुगतान करना होगा और लॉकर के दावों के निपटान में देरी होने पर प्रतिदिन 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कमर्शियल बैंक्स में जिन बैंक खातों में किसी को नॉमिनी ना बनाया गया हो, वहां बैंकों को क्लेम सेटलमेंट के लिए एक आसान प्रोसेस अपनाने के लिए कहा गया है, जिसके तहत 15 लाख रुपए तक की जमा राशि के लिए क्लेमेंट सरल प्रक्रिया के माध्यम से दावा कर सकते हैं और सहकारी बैंकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस थ्रेशोल्ड लिमिट को इंडिविजुअल बैंक्स अगर चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, यानी अगर खाते में कोई नॉमिनी नहीं है और दावा राशि थ्रेशोल्ड लिमिट 15 लाख रुपए या सहकारी बैंकों के लिए 5 लाख रुपए से कम है तो बैंक को एक आसान प्रक्रिया अपनानी होगी। बैंक को अतिरिक्त दस्तावेजों जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बिना भुगतान करना होगा। नए नियमों में कस्टमर सर्विस की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को स्टैंडर्डाइज किया गया है। आरबीआई के अनुसार इन दिशा निर्देशों को जितना जल्द संभव हो सके बैंकों द्वारा लागू किया जाएगा और हर हाल में 31 मार्च 2026 तक सभी बैंकों में इन्हें अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। परंतु याद रखें कि ये निर्देश सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर लागू नहीं होंगे, यानी SCSS और PPF पर ये लागू नहीं होंगे। इन दोनों स्कीम्स में क्लेम सेटलमेंट जो है वो उनके अपने प्रावधानों के तहत ही होंगे। ये दिशा निर्देश डिसीज्ड ग्राहक के बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी हुई वस्तुओं के क्लेम सेटलमेंट से ही जुड़े हुए हैं। आरबीआई के अनुसार ऐसे डिपॉजिट अकाउंट जहां ग्राहक ने किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है, वहां ग्राहक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बकाया राशि का भुगतान बैंक की देयता से वैध डिस्चार्ज माना जाएगा। अब ये सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है, जो नई प्रक्रिया लाई गई है, इसमें जिन कागजातों की जरूरत होगी उसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक डिपॉजिटर की मृत्यु हो जाती है और उसके अकाउंट में नॉमिनेशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो किन पेपरों की जरूरत होगी इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले नॉमिनी को क्लेम फॉर्म 1A सबमिट करना होगा, साथ ही डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज डिपॉजिटर, और तीसरा नॉमिनी का जो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए जो लिस्ट ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो जमा कर सकता है। प्लीज नोट कि नॉमिनी को सेटलमेंट क्लेम का भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट ऑफ विल नहीं मांगा जाएगा। यानी जिन बैंक खातों में नॉमिनेशन किया हुआ है, किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है, वहां पर कितनी भी राशि उस बैंक खाते में हो, नॉमिनी को भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। अब इसी उदाहरण में अगर अकाउंट होल्डर ने नॉमिनेशन ना किया हो, इस पर हम चर्चा करेंगे।
अगर कोई ऐसा खाता है जिसमें अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है और उनके खाते में जो राशि है वो थ्रेशोल्ड लिमिट यानी 15 लाख से कम है, तो कौन से फॉर्म लगेंगे? सबसे पहला क्लेम फॉर्म 1B, फिर डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज डिपॉजिटर और साथ में नॉमिनी के आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिस्ट, जो लिस्ट ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स में है उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वो जमा कर सकता है। इन 3 फॉर्म के साथ उसे 1C फॉर्म जो कि बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी है और फॉर्म 1D जो कि लेटर ऑफ डिस्क्लेमर या नो ऑब्जेक्शन फॉर्म फॉर द नॉन क्लेमेंट लीगल हायर्स है, उसे भी सबमिट करना होगा। ठीक है, इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा नॉमिनेशन नहीं होने के केस में एक सर्टिफिकेट और लगता है। वो है 2 ऑप्शन है, पहला है लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और दूसरा है एक डिक्लेरेशन फॉर्म इन फॉर्म 1E रिगार्डिंग द लीगल हेयर of the deceased depositor by an independent person who is well known to the family of the deceased but is not a party to the claim and is acceptable to the bank। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म आपको क्लेमेंट को बैंक में जमा करना होगा, ऊपर जो हमने फॉर्म बताए हैं उसके अतिरिक्त। तो ये तो हो गया बिना नॉमिनेशन और थ्रेशोल्ड लिमिट से कम आउटस्टैंडिंग अमाउंट का क्लेम प्रोसेस। ठीक है, पर अगर डिसीज डिपॉजिटर के बैंक अकाउंट में 15 लाख से ऊपर की राशि हो या जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख से अधिक राशि हो, तो फिर प्रक्रिया कैसे होगी इसे समझते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां क्लेम अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, बैंक जो है वो क्लेम का सेटलमेंट करने के लिए जिन कागजों को क्लेमेंट को जरूर जमा करना होगा वो है पहला क्लेम फॉर्म, दूसरा डेथ सर्टिफिकेट और तीसरा क्लेमेंट की आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ। ठीक है, इसके अतिरिक्त नीचे जो भी हम 3 और फॉर्म्स के नाम बता रहे हैं उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। ठीक है, ये तीनों डॉक्यूमेंट एक साथ नहीं जमा करने हैं, इन तीनों में से क्लेमेंट को कोई एक डॉक्यूमेंट जमा करना है। पहला सक्सेशन सर्टिफिकेट, दूसरा लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और तीसरा एक एफिडेविट sworn before a notary public या judge या judicial magistrate regarding the legal heir of the deceased depositor by an independent person who is well known to the family of the deceased, परंतु वो क्लेम से जुड़ा नहीं होना चाहिए, साथ ही बैंक को भी वो व्यक्ति एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्म्स आपको जो वैसे क्लेम्स हैं डिसीज्ड अकाउंट में जहां पर की नॉमिनेशन भी नहीं है और जो खाते में जमा राशि थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक है उसमें इन फॉर्म्स को जमा करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। इस विषय पर आप अपने सवाल मुझे मेल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।